नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का चुनाव का कल से आगाज होने जा रहा है। 102 सीटों पर कल चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व। 134 महिला उम्मीदवार हैं पहले चरण में, 1491 पुरुष उम्मीदवार हैं। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होंगे। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर चुनाव। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर मतदान होंगे। असम की 14 सीटों और मध्य प्रदेश की 6 सीट पर चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2 सीटों पर भी उम्मीदवार भाग्य आजमाएंगे। मेघालय की 2 सीट और मिजोरम की 1 सीट पर भी चुनाव होंगे। सिक्किम की 1, नागालैंड की 1 सीट पर चुनाव होने हैं। राजस्थान की 12, तमिलनाडु की 39 सीट पर मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान किया जाएगा। त्रिपुरा, लक्षद्वीप की 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। पुडुचेरी की 1 सीट, उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 1 सीट पर चुनाव, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान। 4 जून को आएंगे नतीजे। तो कल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। पहले फेज का चुनाव कल संपन्न होगा। 102 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। अब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में चौथा फेज से चुनाव शुरू होंगे। 7 फेज में चुनाव होने हैं। जब चौथा फेज शुरू होगा तब झारखंड में पहला चुनाव होगा। झारखंड में चौथे फेज से शुरू होगा चुनाव। 4 चरणों में मतदान होगा। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होंगे। पहले फेज में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में चुनाव होने हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 29 अप्रैल तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। एनडीए और आईएनडीआई अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एनडीए के खिलाफ जहां खूंटी से और लोहरदगा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, वहीं सिंहभूम से जेएमएम का उम्मीदवार होगा। जबकि पलामू की बात करें तो आरजेडी के उम्मीदवार एनडीए का सामना करेंगे। चुनाव रोचक हो गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। 543 सीटों पर चुनाव होने हैं। कल 102 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में चौथे फेज से चुनाव शुरू होंगे। कुल 7 फेजों में चुनाव होने हैं, जिसमें 4 फेज झारखंड में चुनाव संपन्न होंगे। चौथा फेज, 5वां फेज, 6ठा फेज और 7वां फेज। हम आपको दिखाते हैं कि जो पहले फेज मतलब चौथे फेज और झारखंड का पहला फेज, जब चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरेंगे तो किसके खिलाफ कौन ताल ठोक रहा है। खूंटी का रण अर्जुन मुंडा, कालीचरण मुंडा कांग्रेस से, अर्जुन मुंडा भाजपा से। 6500 वोट से हारे थे कालीचरण मुंडा, 10,000 वोट से, माफ कीजिएगा। समीर उरांव भाजपा से, सुखदेव भगत कांग्रेस से। लोहरदगा में सिंहभूम का रण बीजेपी से गीता कोड़ा, जोबा मांझी जेएमएम से। और पलामू के रण की बात करें तो भाजपा से बीडी राम, जबकि आरजेडी से ममता भुइयां उनका सामना करेंगी। रण शुरू होने वाला है। कल से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। हमने आपको दिखा दिया खूंटी से, लोहरदगा से, सिंहभूम से और पलामू से जो पहले फेज का चुनाव होगा 13 मई को। कौन कौन से उम्मीदवार किसके खिलाफ किस्मत आजमाएंगे, भाग्य आजमाएंगे। अगर खूंटी की बात करें तो मैं 10,000 वोट से कालीचरण मुंडा की हार हुई थी, लेकिन इस बार अर्जुन मुंडा के तेवर तल्ख हैं। वहीं सिंहभूम की बात करें तो गीता कोड़ा ने पार्टी बदल ली है। गीता कोड़ा ने कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीता था, इस वक्त भाजपा में शामिल है। लोहरदगा की बात करें तो भाजपा से सुखदेव भगत हारे थे,
महज 6500 वोट थे सुखदेव भगत, कांग्रेस की सीट हारे थे सुखदेव भगत, और वहां से सुदर्शन भगत ने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार सुदर्शन भगत को हटाकर समीर उरांव को टिकट दिया गया है। पलामू से बीडी राम एक बार फिर किस्मत आजमाएंगे, लेकिन विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। रुक करते हैं मनोज का। मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। मनोज, 13 मई को झारखंड में चौथे फेज का जब मतदान हो रहा होगा देश में, तो झारखंड में पहले फेज का मतदान होना है। आप इस वक्त किस लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं मनोज? अभी हम सिंहभूम माफ करेंगे, अभी हम खूंटी लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां अर्जुन मुंडा जी अभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, हर गांव घूमकर हर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि 1994 से 94 से लगातार इस इलाके में वो लगातार जमे रहे। पहली बार विधायक बने, उसके बाद में कल्याण मंत्री बने, उसके बाद में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने। तो लगातार इस इलाके के लोगों ने, जिस इलाके में अभी खड़े हैं, उनका पहले विधानसभा क्षेत्र जो है वो खरसभा हुआ करता था, जो अभी लोकसभा जो है खूंटी लोकसभा का है। तो यहाँ की जनता लगातार सराखों पर बिठा कर रखा उन्हें। तो इस क्षेत्र से के बाद अब वो लगातार अपने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तमाम विधानसभा क्षेत्र में वो दौरा कर रहे हैं। तभी हम खूंटी लोकसभा क्षेत्र में गए और यहाँ की जनता निश्चित तौर पर 13 तारीख का जो दिन होगा वो काफी ऐतिहासिक दिन होगा, और वो अपने सांसद के लिए या अपने जनप्रतिनिधि के लिए कि वो वैसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो देश के लिए सोचता हो, देश के लिए काम करता हो। और लगातार हमने कई लोगों से भी बात की है, तो लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जाकर बात की है। गांव में वो गांव जो जिस गांव के लोग ये जानते भी नहीं है कि राजनीति क्या है, जो महिलाएं पुरुष हिंदी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी को जरूर जानते हैं। वो इतना जरूर कहते हैं कि सांसद का नाम पता नहीं, लेकिन छाप पता है, और नरेंद्र मोदी को हमने फोटो में देखा है, टीवी में देखा है। तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी का क्रेज जो है उस गांव, सुदूर गांव, जहां पर पूर्ण घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां नक्सलियों का घर माना जाता था। हालांकि नक्सलवाद जो है कि अब धीरे धीरे इस इलाके से खत्म होता चला गया है, लेकिन वहां के लोग अगर कहते हैं कि हम फलाने व्यक्ति को जानते हैं, भली सांसद का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन चिन्ह जानते हैं और नरेंद्र मोदी को जानते हैं। हमने उनसे सवाल भी किया था कि आखिर नरेंद्र मोदी ने आपको क्या दे दिया, क्या ऐसा चीज उन्होंने कर दिया जो आप उनको जानते भी नहीं, देखे भी नहीं, लेकिन उनके बारे में बोल रहे हैं। तो सीधे तौर पे कहा कि भोजन सबसे बड़ा चीज है। जो लोग भूखे प्यासे सोते थे गांव के लोग, उन गांव के लोगों को भी 365 दिन अनाज देने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने। और वो जब कोरोना काल आया उसके बाद लगातार जो अनाज दे रहे हैं आज तक लोगों को मिल रहा है, भूखे कोई सोता नहीं है। तो गांव के लोग जब ये कहते हैं कि भूखे कोई नहीं सोता है, तो आप समझिए कि आदमी जो अनाज देने वाले व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति के प्रति लोगों का भावना, लोग जो सोचते हैं वो कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है, चुनाव है, 4 तारीख का जब परिणाम होगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो ग्राउंड जीरो पे हम लोगों ने देखा है, हवाओं का रुख बता रही है, हवाओं का रुख ये बता रहा है कि अर्जुन मुंडा का पाला कहीं ना कहीं मजबूत है। अर्जुन मुंडा का पड़ा अगर बोले अर्जुन मुंडा साहब का, तो अभी मजबूत पलड़ा उनका है। पिछले चुनाव की बात करें, कालीचरण मुंडा से 10,000 के करीब वोटों से जीत पाए थे अर्जुन मुंडा। और इस बार खूंटी में विकास की जो लहर दौड़ाने की बात कही जा रही है, चाहे सोलर पैनल की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खूंटी पहुंचे। पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलिहातू पहुंचे, और उलिहातू जाने का ऐसा क्रेज बना मनोज की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभावित हो गए। जब विरोधियों ने आरोप लगाया, विपक्ष ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी यहां से 3 राज्यों के चुनाव साध रहे हैं, तो तीनों राज्यों का भारी मैंडेट मिला भाजपा को, अकेले सरकार बनाने में सफल रही। यही खूंटी से साधा था नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों को, विपक्षियों की माने तो। इस बार तो खूंटी का रण है, कितने कारगर साबित होते दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी खूंटी में। देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि वाकई देश के वो पहला प्रधानमंत्री जो जिसे झारखंड के लोग ही क्या पूरे दुनिया के लोग कहते हैं कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, भगवान की उपाधि भगवान बिरसा मुंडा के गांव वो प्रधानमंत्री पहुंचता है, उनके परिवार के लोगों से मिलता है, परिवार के लोगों का सुख दुख जानने का प्रयास करता है। गांव का दिशा और दशा बदल गया। हम आज से 15 साल पहले उस गांव में गए थे, तो गांव में जाने में जो परेशानी हुई वो हम समझ रहे हैं, चुनाव में ही गए थे। लेकिन जब कुछ दिन पहले गए तो वहां वो गांव पता ही नहीं चलता है कि क्या भगवान बिरसा मुंडा का यही गांव है।
चारों तरफ चकाचौंध चकाचौंध ऐसा कि फराटेदार गाड़ी लेकर उनके गांव में आप प्रवेश कर जाएंगे, कहीं आपको रोक ठोक नहीं है। और जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचे और उसके बाद पूरे विश्व को इन्होंने एक संदेश दिया कि जिस आदिवासी की हम बात करते हैं वो आदिवासी भगवान है, और वो भगवान के गांव में हमने पहुंचकर और पूरे लोगों को संदेश देते हुए 3 राज्य में जो चुनाव परिणाम आए वो सामने है। वहीं जहां तक खूंटी की बात कर ले तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र में अभी जो अर्जुन मुंडा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री होते हुए इन्होंने जो अपने क्षेत्र में काम किया है, सोलर पैनल की बात कर ले, कॉलेज की बात कर ले, उसके साथ साथ एकलव्य विद्यालय की बात कर ले, मेडिकल कॉलेज इसी खूंटी लोकसभा क्षेत्र के खूंटी शहर में खुलना था, पैसा भी आ गया। लेकिन राज्य सरकार, जैसे अर्जुन मुंडा जी से हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राज्य सरकार के कमी के कारण, क्योंकि उन्होंने जमीन नहीं दी जिसके कारण पैसा आया हुआ है राज्य में, हम मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए। लेकिन इसका मलाल है, लेकिन अब आने वाले समय में जनता अगर मेरे साथ है तो निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अब आप समझिए कि जो एकदम नक्सलियों का घर माना जाता खूंटी झारखंड का वैसा जिला था जहां लोग ये समझते थे कि बहुत पिछड़ा है, लेकिन आज खूंटी जाकर देखिए क्या चकाचौंध है। खूंटी के जो युवा है वो रोजगार के लिए भटकते नहीं है, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल ही रहा है और रोजगार कर रहे हैं। ऐसी नहीं कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी देखिए तो ये लोग वहां पर गए। तो कहीं ना कहीं वो जो विकास इन्होंने किया है उस विकास को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और जनता सराखों पे बिठा रहा है और लगातार उस क्षेत्र में भ्रमण करे। रात के 12 बजे भी आप जाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 2014 के लोकसभा चुनाव में उस क्षेत्र में गए थे तो एक तरफ चुनाव हो रहा था तो दूसरी तरफ नक्सली जो है कि गाड़ी में आग लगा रहे थे, वो समय भी हमने देखा था। लेकिन आज ही वो समय देख रहे हैं कि रात को अब देखिए अंधेरा होने जा रहा है, हम इस इलाके में हैं लेकिन डर कहीं नहीं है, आप आराम से इस पूरे क्षेत्र में घूम सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और साथ साथ स्थानीय सांसद के विकास की जो लकीर इन्होंने खींची है उसका फायदा इस बार के चुनाव में जरूर मिलेगा। पिछली बार 10,000 वोट से लगभग जीते थे, लेकिन इस बार मार्जिन बढ़ सकता है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बता रहा है अर्जुन मुंडा का। जी बने रहिए मनोज हमारे साथ। पिछली बार 6500 वोट से जीते थे। हम एक बार लोहरदगा का रुख करते हैं। आसिफ हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। करीब 10,000 वोट से हारे थे सुखदेव भगत वहां पर सुदर्शन भगत से, लेकिन इस बार सुदर्शन भगत को टिकट नहीं दिया भाजपा ने। समीर उरांव उतरे हैं रण में, लेकिन INDIA ने एक बार फिर सुखदेव भगत पर विश्वास जताया है। आसिफ, क्या लगता है लोहरदगा का रण कितना रोचक होने जा रहा है? क्योंकि समीर उरांव को टक्कर देना सुखदेव भगत के लिए थोड़ी सी मुश्किल भरी दिख रही है। चमरा लिंडा का अगर त्रिकोणीय मुकाबला सामने आता है तो, अन्यथा सुदर्शन भगत पहले से उनकी जमीन रही है। समीर उरांव के ज्यादा मजबूत सुदर्शन भगत माने जाते थे, तो ऐसे में सुखदेव भगत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है अगर चमरा लिंडा का त्रिकोणीय मुकाबला सामने से हट जाता है तब। आसिफ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल हमारी सुखदेव भगत से 1-to-1 बात भी हो रही थी। मैंने उनसे ये प्रश्न किया था कि यदि भाजपा और कांग्रेस के बीच में अगर चमरा लिंडा की एंट्री होती है तो आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये RSS की फैलाई हुई बातें हैं और भाजपा इस तरह का प्रोपगेंडा कर रही है जनता के बीच में दिग्भ्रमित करने के लिए, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है। चमरा लिंडा नहीं आएंगे, वो हमारे सहयोगी दल के नेता है, 3 बार के बिशनपुर से विधायक भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर चमरा लिंडा नहीं आते हैं तो मुकाबला जो है वो टक्कर का होगा। लेकिन प्रश्न जनता के बीच में ये भी है कि आखिर सुदर्शन भगत को क्यों ड्रॉप किया गया, ये बात जनता पूछ रही है बार बार। और पिछले कुछ दिन पहले बाबूलाल मरांडी जी का बूथ स्तरीय कार्यक्रम हुआ लोहरदगा में, तो उन्होंने हेमंत सोरेन पर लगातार सफाई देते दिखे। बार बार ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगा वो अगर ईडी कुछ कर रही है तो उसमें हमारा या भाजपा का कोई रोल नहीं है। तो आदिवासी समाज भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है। तो इसको देखते हुए चुनाव जो है वो बहुत रोचक होने वाला है निश्चित रूप से। समीर उरांव की बात करें, समीर उरांव भी लगातार कैंपेन में है, क्षेत्र में लगातार जमे हुए हैं और पूरी दमखम के साथ भाजपा जो है इस बार चुनाव में अपनी रणनीति के साथ लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम हर विधानसभा में आयोजित कर बूथ स्तरीय कार्यक्रम कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को 10% वोट हर बूथ में बढ़ाने का एक टास्क दिया गया है कि आप ज्यादा मेहनत ना करें, सिर्फ 10% जो है वोट वो बढ़ाए तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। 10% का टास्क आसिफ बता रहे हैं हमारे सहयोगी, 10% का टास्क दिया है
बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को। आसिफ बने रहिएगा हमारे साथ, मनोज का रुख करते हैं। मनोज बने हुए हैं हमारे साथ। मनोज, सिंहभूम लोकसभा सीट की एक बार बात कर लें आपके साथ। आप जमशेदपुर से हैं, सिंहभूम को भी नजदीक से समझते हैं। गीता कोड़ा कांग्रेस की प्रत्याशी रही थी, सिटिंग एमएलए, सिटिंग सांसद थी, माफ कीजिएगा, सिटिंग सांसद थी सिंहभूम से, चाईबासा से। सरायकेला में हमला होता है, जेएमएम पर आरोप भी लगाती है। अगर सिंहभूम की बात करें, चाईबासा की बात करें, तो 5 जगहों पर विधायक जो हैं वो झामुमो के हैं। ऐसे में गीता कोड़ा ने जब पाला बदला है तो बड़ी चुनौती सामने आ सकती है भाजपा के, क्योंकि पूरी की पूरी सीट विपक्षियों के खेमे में है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे ये अगर अब पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई, लेकिन इतना जरूर है कि गीता कोड़ा यानी मधु कोड़ा जो है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो उनके पति हैं, उनका अपना वोट है। क्योंकि एक कांग्रेस का सीट है जिस सीट पे पहले मधु कोड़ा वहां से चुनाव लड़ते थे, लेकिन वहां पर अपने लोगों को इन्होंने खड़ा किया, तो वो पूरा विधानसभा क्षेत्र जो है कांग्रेस का है, जो वो मधु कोड़ा का क्षेत्र है, तो वहां पर इनको समस्याएं नहीं है। दूसरी तरफ जहां हम बात कर ले मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र का, तो मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ क्रिश्चियन का वोट है तो दूसरी तरफ हो जाति का वोट है, और गीता कोड़ा हो जाति से आती है। तो इस इलाके में जो वोटिंग का बात अगर कर ले, तो जो हो जाति के प्रत्याशी है वो इससे पहले भी जीते रहे गए। पिछली बार जब गीता कोड़ा खड़ा हुई तो हो जाति के लोग गीता कोड़ा को वोट दिए थे, तो हो जाति का वोट जो है यहाँ फैक्टर करता है सिंहभूम क्षेत्र में, और हो जाति से आती है गीता कोड़ा। अगर कोई दूसरा प्रत्याशी होता तो यहाँ थोड़ा परेशानी हो सकता था। वही दूसरी तरफ अगर आदित्यपुर की बात कर ले, गम्हरिया की बात कर ले, कांडरा की बात कर ले, सरायकेला की बात करें, चाईबासा की बात करें, और उसके बाद चक्रधरपुर की बात करें, जो शहरी इलाका है, तो पूरे शहरी इलाका में भारतीय जनता पार्टी का अपना दबदबा है। भले ही उनके विधायक नहीं हुए, लेकिन अपना वोटिंग परसेंटेज अगर देखेंगे तो बहुत कम वोट जो था वो से अगले प्रत्याशी यहां से जीते थे। तो कहीं ना कहीं वो मार्जिन इस बार ये पूरा करेंगे। गीता कोड़ा का अपना वोट हो जाति का, पिछले दिन जब ये सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के गम्हरिया के मोहनपुर गांव पहुंचती है तो वहां पर इन पर हमला होता है, बंधक बनाया जाता है, तो उसका फायदा जो है वो सीधे तौर पे अब गीता कोड़ा को मिलेगा। क्योंकि यहां अब जाति बात हो गई कि जिन लोगों ने इनको घेर के रखा था वो जो है वो संथाल से आते हैं और ये हो जाति का है, तो अब यहां पर संथाल और हो आमने सामने है, तो संथाल का जो प्रत्याशी होगा और संथाल का प्रत्याशी है नहीं, तो अब ऐसी स्थिति में सीधे अब जो है कि वो अब गीता कोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप को ये मार्जिन मान रही है कि इसका फायदा हमको मिलेगा। हालांकि वक्त बताएगा कि कितना फायदा किसको मिलता है, लेकिन गीता कोड़ा जो आसान समझ रहे हैं वो उतना आसान नहीं दिख रहा है। लेकिन जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर होगी, और गीता कोड़ा का जो शहरी क्षेत्र अगर वन साइडेड अगर वोट दिया तो गीता कोड़ा निकल सकती है। बिल्कुल, लड़ाई दिलचस्प हो गई है, रोचक हो गई है। शहरी क्षेत्र की बात कर ले या लोहरदगा की बात कर ले, वहां भी 10% टास्क की बात है। हर जगह भाजपा ने अपने कैडर को इस काम में लगाया है, और निश्चित तौर पर भाजपा अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है, क्योंकि वर्तमान में 2019 के चुनाव में 14 में से करीब 11 सीटों पर भाजपा रही, 1 सीट पर आजसू रही। अभी अगर गीता कोड़ा को हम लोग उसमें मिला लें, जोड़ लें उसमें, तो 12 सीटों पर भाजपा का दबदबा है। ऐसे में कितना परिवर्तन होगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी INDIA के लिए, यह देखने लायक होगा। बहुत धन्यवाद आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।